हाँ भाई, अपना टॉपिक चल रहा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज दूसरा क्लास है, उसमें सेकेंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, और ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस देख चुके हैं हम। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको दिखा होगा कि कॉमनली हम ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा और इंट्रोडक्टरी पोर्शन देखते हैं रेस्पिरेशन का ही, है ना। चलिए, जो आपको पता है लेकिन फिर भी, रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का रेस्पिरेशन होता है भाई? तो मेनली दो टाइप्स का रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन के बेसिस पे। कौन कौन सा समझ गए होंगे? एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बात सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन का करेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का कोई बात नहीं होगा, ठीक है। आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप्स का होता है। एक होता है डायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन भी कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? डायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो डायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है सर? डायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है सर? तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास गैसियस एक्सचेंज के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, रेस्पिरेशन करने के लिए किसी भी तरह का स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, तो हैविंग नो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, नो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, तो क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आपको पता है कौन कौन से वैसे ऑर्गेनिज्म है जिसके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है? तो एक तो हो जाएंगे प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोआ हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? पोरीफेरा हो जाएगा। उसके बाद सिलेंट्रेटा हो जाएगा, टीनोफोरा हो जाएगा। ये जो लोअर एनिमल्स है ना, इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन या स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। ये जनरल बॉडी सरफेस से ही गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो ये डायरेक्ट मोड ऑफ रेस्पिरेशन हो गया, डायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन आप समझ गए होंगे क्या होता है भाई? हैविंग स्पेशलाइज्ड क्या? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हैविंग स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होगा तब उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे हमारे पास है ना प्रेजेंट, क्या हमारे पास है? लंग्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लंग्स प्रेजेंट है। उसके अलावा ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये सब देखे थे ना, सॉरी ग्रीन बुक लंग्स है ना, बुक लंग्स प्रेजेंट है, बुक गिल्स प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। बक्कोफेरेंजियल कैविटी प्रेजेंट है। तो ये सब क्या हो गया? इनडायरेक्ट मोड ऑफ रेस्पिरेशन हो गया। क्या हो गया? इनडायरेक्ट मोड ऑफ रेस्पिरेशन हो गया। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन को, जिसके पास स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, फिर से दो टाइप में डिवाइड किया गया। एक होता है एक्सटर्नल, मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इसमें होता है, और दूसरा क्या होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। हाँ भाई, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब क्या सर? एक्सटर्नल मतलब क्या? तो देखिए, बात को समझिएगा। जब रेस्पिरेटरी सरफेस और ब्लड के बीच, इसके रेस्पिरेटरी सरफेस और ब्लड के बीच गैसियस एक्सचेंज होगा तब बोलेंगे एक्सटर्नल इनडायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल इनडायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ब्लड और टिश्यू के बीच गैसियस एक्सचेंज होगा तब क्या बोलेंगे? इंटरनल इनडायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन। आया समझ में? देखो भाई, बात को यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा रब करते हैं और देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको पता है गैसियस एक्सचेंज कहां पे होता है?
हाँ, गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वियोलर सैक में। कहाँ पे होता है? एल्वियोलर सैक में। और इस एल्वियोलर सैक को कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई का वॉल किस एपिथेलियम का बना है? बताओ तो। जहां पे डिफ्यूजन होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, उसका वॉल किसका बना होगा? स्क्वैमस एपिथेलियम का। ठीक है, वेरी गुड। तो ये है मेरा एल्वियोलाई का वॉल, और यानी रेस्पिरेटरी सरफेस, और ये हो जाएगा ब्लड वेसल्स। क्या हो जाएगा आने वाला? ये हो जाएगा ब्लड वेसल्स। तो ब्लड और रेस्पिरेटरी सरफेस या एल्वियोलाई बोल सकते हैं। ठीक है, ब्लड और एल्वियोलाई। ठीक है, ब्लड और एल्वियोलाई के बीच जो गैसियस एक्सचेंज होगा, आपको पता है गैस पार्शियल प्रेशर डिफरेंस के कारण, किसके कारण? पार्शियल प्रेशर डिफरेंस के कारण मूव करता है। एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, और ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। ठीक है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहां पे मूव कर जाएगा? ब्लड में मूव कर जाएगा। एल्वियोलाई से ब्लड में मूव कर जाएगा, क्योंकि इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, ब्लड में पार्शियल प्रेशर कम था। अब ये हो गया एक्सटर्नल इनडायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है? ब्लड और रेस्पिरेटरी सरफेस के बीच में अगर गैसियस एक्सचेंज होगा तो क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल इनडायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन ब्लड, अब ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये कहां पे जाएगा? मान लो टिश्यू तक पहुंचता है। कहां पे पहुंच जाता है? टिश्यू तक पहुंच जाता है। ये हो गया मेरा टिश्यू तक पहुंच जाता है। तो फिर टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जाएगा। टिश्यू को क्या दिया जाएगा भाई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। कॉन्सेंट्रेशन नहीं, पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है और ब्लड में पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है ना, वो ज्यादा है। क्या? पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, और ब्लड में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा। और ब्लड से ऑक्सीजन कहां चला जाएगा? ऑक्सीजन कहां चला जाएगा? टिश्यू में चला जाएगा। तो याद रखना कि ऑक्सीजन यानी गैसेस मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पार्शियल प्रेशर डिफरेंस या पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिस पे। ठीक है, तो ये चला गया। अब देखो ना भाई, जो गैसेस एक्सचेंज टिश्यू लेवल पे हो रहा है ना, ब्लड और टिश्यू के बीच जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं इंटरनल इनडायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, या इंटरनल रेस्पिरेशन। और जो ब्लड और एल्वियोलाई के वॉल या रेस्पिरेटरी सरफेस के बीच में होगा, उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल एरोबिक रेस्पिरेशन। आया समझ में? नेक्स्ट, अब हम देखते हैं थोड़ा सा फिर से ब्रीदिंग को। ठीक है, आपको पता है ब्रीदिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। ब्रीदिंग को क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। चलिए, ब्रीदिंग को क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्यों सर? देखिए, ब्रीदिंग में मेनली लंग्स इन्वॉल्व होता है ना। हमारा काम, मतलब ब्रीदिंग में होता क्या है? इनहेल करते हैं ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल करते हैं। समझ में आ गया? जिसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और लंग्स को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो वेंटिलेशन हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है लंग्स के साथ और इन्वायरमेंट के साथ, तो क्या बोलते हैं ब्रीदिंग को? पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होता है? तो हम इनहेल करते हैं फ्रेश एयर या ऑक्सीजन रिच एयर, ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन रिच एयर, और एक्सहेल करते हैं फॉल एयर या कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। आया समझ में? इसको कहते हैं ब्रीदिंग। Breathing involve exchange of air between respiratory organ and surrounding environment। वही बात है ना? क्या होता है भाई? ब्रीदिंग में हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी लंग्स और सराउंडिंग के बीच। अब आइए ह्यूमन के रेस्पिरेटरी ऑर्गन को पढ़ते हैं, जिसका हम इंतजार करते हैं हमेशा, है ना। हेडिंग देंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। कौन कौन सा? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किए। कौन कौन सा? एक होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंडक्टिंग जोन और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी जोन। क्या होता है? कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन, और दूसरा क्या होता है? रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन में किसी भी तरह का गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है और रेस्पिरेटरी जोन में गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो दूसरा होता है रेस्पिरेटरी जोन। बस इतना ही लिखते हैं RESP है ना, रेस्पिरेटरी जोन। और पहला क्या होता है? कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन में अगर रेस्पिरेशन नहीं होता है यानी गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है तब क्या होता है? तो यहाँ पे गैसेस को कंडीशन किया जाता है। क्या किया जाता है? गैसेस का कंडीशनिंग किया जाता है। और कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? उसको सुटेबल बनाया जाता है अपने अकॉर्डिंग। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? बॉडी के अकॉर्डिंग एयर को सुटेबल बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कंडीशनिंग बोलते हैं। तो कंडक्टिंग जोन में क्या किया जाता है? एयर का कंडीशनिंग किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? एयर का कंडीशंस किया जाता है, मतलब ह्यूमन के अनुसार अपने बॉडी के अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है? बनाया जाता है, फ्रेश किया जाता है। जैसे इनकमिंग एयर को क्या करना है? हमको वार्म करना है थोड़ा। अब भाई ठंडा के दिन में ना बाहर एकदम ठंडा ठंडा हवा लेंगे तो बॉडी तुरंत अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टिंग जोन में इसके टेम्परेचर को थोड़ा राइज करेंगे। वही गर्मी के दिन में गर्म हवा है तो उसको थोड़ा सा डाउन करेंगे, मतलब थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ऐसा समझ में? तो कंडीशनिंग किया जाता है एयर का कंडक्टिंग जोन में। तो वार्म कर सकते हैं, उसके अलावा एयर को क्या कर सकते हैं? एयर को क्या करते हैं? वार्म करते हैं और प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको थोड़ा सा मॉइस्चर किया जाता है। तो वार्म करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं, उसके बाद उसका मॉइस्चराइजिंग कर देते हैं थोड़ा सा, मतलब उसको थोड़ा मॉइस्चर बना देते हैं, थोड़ा सा उसको ह्यूमिडिफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ह्यूमिडिफाई भी कर देते हैं, तो थोड़ा ह्यूमिड बना देते हैं। मॉइस्चर या ह्यूमिडिफाई वही बात है। तो थोड़ा सा उसको क्या कर देते हैं भाई? ह्यूमिडिफाई कर देते हैं। अब आगे आते हैं। रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज occurs here। एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते हैं। क्या हुआ बेटा? चलिए जाइए। बात कभी याद करना ये। अरे याद करना है तो अभी हम पढ़ा रहे हैं ना। तो ये देखिए याद करना भी। चलिए, किसके साथ आई हो? हम तो अपने आ गए। आप क्या कर रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं।